हेलो बच्चों, आइए हम जो पिछली क्लास में जो निबंध से संबंधित या कहिए कि निबंध टॉपिक पर जो कुछ हम आपको चर्चा किए थे या उससे संबंधित जो कुछ भी थोड़ी बहुत आपको बात जो है बताए थे कि निबंध क्या है, इसके अंग कितने हैं या इसमें मुख्य कितनी बातें होती हैं, ये सारी बातें जो है कुछ जो है हम चर्चा कर चुके हैं। तो आइए हम उसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। इस निबंध टॉपिक के अंतर्गत और भी अभी बहुत सारी बातें हैं तो जिस पर हम विचार करते हैं। अभी हम आगे बढ़ते हैं। आपने जो है, मैं आपको कहा था कि अच्छी तरह से कोई भी अच्छे शब्दों में बधी हुई कोई भी जो रचना होती है वो क्या कहलाती है? निबंध कहलाती है। उसी को हम और आगे बढ़ते हुए हम कह सकते हैं कि अच्छी तरह से बधी हुई जो भी रचना होती है, निबंध का मतलब ये होता है, नी का मतलब होता है पूरी तरह से, बंध का मतलब बधी हुई, जो पूर्ण रूप से या अच्छी तरह से या जिसको कहिए कि पूर्णतया जो रचना अपने आप में कंप्लीट हो वही निबंध है। हम कह सकते हैं कि निबंध जो है एक ऐसी गद्य रचना है जिसमें कोई लेखक, निबंध जो है एक ऐसी गद्य रचना है जिसमें कोई लेखक अपने विचारों या भावों की अभिव्यक्ति करता है। वह उसकी अभिव्यक्ति का जो माध्यम होता है वह एक ही विषय पर अपने अपने विचार से या अपने अपने तरीके से अलग अलग भी हो सकता है। या इसको इस शब्दों में समझिए कि यदि कोई भी निबंध लिखना हो, कहने का मतलब कि विषय एक हो जिस पर सबको निबंध लिखना है, लेकिन जितने निबंध लिखने वाले होंगे उनके उस संबंधित विषय पर विचार अलग अलग होंगे, ऐसा होता है। कहते हैं कि विचारों की जो अभिव्यक्ति होती है, भावों का जो आदान प्रदान होता है, सबका भाषा पर पकड़ या कहिए कि भाषा पर अधिकार अपने अपने तरीके से अलग अलग होता है। इसलिए एक ही विषय पर लिखा गया निबंध अलग अलग विचारों के रूप में हमें दिखाई दे सकता है। कहते हैं कि अच्छा निबंध लिखने के लिए विषय के साथ साथ भाषा का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। एक अच्छा निबंध लिखने के लिए भाषा का भी ज्ञान होना चाहिए, साथ साथ विषयों का भी समग्र ज्ञान होना चाहिए। तभी आप जो है एक अच्छा निबंध लिख सकते हैं, पेश कर सकते हैं। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि विचारों या भावों की अभिव्यक्ति करने वाला जो गद्य लेख होता है वह क्या कहलाता है? निबंध कहलाता है। एक ही विषय पर लिखा गया अनेक लोगों के द्वारा जो निबंध होगा उसकी जो रूपरेखा या विषय वस्तु होगी वह अलग अलग होगी। इसीलिए कहा जाता है कि एक ही विषय पर लिखने वाले कई लोग अगर हों तो वो जो है निबंध को अपने अपने तरीके से अलग अलग भावों में लिखते हैं। इस प्रकार से हम जान सकते हैं कि निबंध जो है या कहिए कि निबंध लेखन हिंदी की एक महत्वपूर्ण विधा है। हमने इससे पहले भी क्लास में कई बार कह चुके हैं हम कि हिंदी साहित्य की जो विधाएं हैं उसमें उपन्यास, कहानी, नाटक, रिपोर्टाज, डायरी, यात्रा वृत्तांत आदि के संस्मरणों के साथ साथ निबंध का भी उसमें नाम आता है। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि निबंध लेखन हिंदी की क्या है? एक महत्वपूर्ण विधा है। क्यों इसको महत्वपूर्ण कहा गया है? क्योंकि यह अपने आप में सुगठित होती है, सुव्यवस्थित होती है, या कहिए कि अच्छी तरह से बधी होती है, पाठक के लिए रुचिकर होती है और आकर्षक भी होती है। इसीलिए इसको जो है महत्वपूर्ण विधा का नाम दिया गया है। एक निबंध जो होता है, जो लिखने वाला होता है, वो उसको पूरा करने में अनेक अनुच्छेदों का या कहिए कि कई पैराग्राफ के अंतर्गत या कई बिंदुओं के अंतर्गत अपनी बात को पूरा करता है। और इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता ये भी है कि निबंधों का जो विषय होता है उसका कोई ओर छोर नहीं होता, उसकी कोई लिमिट नहीं होती। या कह सकते हैं कि निबंधों के जो विषय होते हैं वे क्या होते हैं? असीमित होते हैं, मतलब अनंत होते हैं। इसका कोई दायरा नहीं होता। निबंध के माध्यम से ही इसी कड़ी में आप कुछ और बिंदुओं पर ध्यान दे दीजिए, सुन लीजिए कि निबंध के माध्यम से ही लेखक विषयों के अनुसार अपने अपने विचारों और घटनाओं और कथाओं के माध्यम से जीवन के अनुभवों की अभिव्यक्ति भी करता है।
इसको ऐसे समझ लीजिए कि किसी लेखक के द्वारा अपने जीवन के जो अनुभव होते हैं या उसके जो निजी विचार होते हैं या किसी घटित घटना का वर्णन या कथा का वृत्तांत जो वह करता है विषय के अनुसार, वह कहते हैं कि निबंध के लेखक की स्वयं की खुद की अभिव्यक्ति होती है, उसका अपना एक्सप्रेशन होता है। आइए, ये तो पिछली क्लास में भी आपने कुछ सुना निबंध के बारे में, क्या है, कैसे इसको समझें, निबंध है क्या। लिखते पढ़ते तो बहुत पिछली क्लास से चले आ रहे हैं, लेकिन अभी भी आपके लिए एक अजूबा ही नज़र आता है। तो इतनी सारी बातें सुनने के बाद आपको ध्यान दे देना चाहिए कि अच्छी तरह से जो बधी हुई रचनाएं होती हैं, अर्थात जिनमें तारतम्यता या विषय का क्रम सुव्यवस्थित होता है और साथ साथ लेखक के जो विचार होते हैं, जो अनुभव होते हैं, वह जो है क्रमबद्ध रूप में अभिव्यक्त किए गए होते हैं, ऐसी ही रचनाओं को हम क्या नाम दिए हुए हैं, निबंध। अब आगे बढ़ते हैं। निबंध के कितने अंग होते हैं? 3। जैसा कि पिछली क्लास में हम आपको चर्चा कर चुके हैं आपसे कि इसके 3 होते हैं, क्या, प्रस्तावना या भूमिका या आरंभ। इनके बारे में हमने डिटेल में आपको मैटर बता दिया है। दूसरा जो है मध्य भाग होता है, या जिसको हम विस्तार भी कहते हैं, जिसमें विषय वस्तुओं का जो है क्रमबद्ध रूप जो है आगे बढ़ता है सिस्टमेटिक वे में। निबंध का जो तीसरा अंग होता है उसको समापन या उपसंहार या निष्कर्ष के नाम से जानते हैं या अंत के नाम से भी जानते हैं, जिसको हमने पिछली क्लास में बताया था कि इसको सार रूप में या अनुच्छेद के रूप में हम पेश करते हैं, जिससे जो पाठकगण होते हैं, जो रीडर होता है, उसको पीछे कही गई बातों का एक बार जो है पुनरावलोकन हो जाना चाहिए उसका। आइए एक नज़र हम डालते हैं कि निबंध होते कितने प्रकार के हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि निबंधों के कितने भेद हैं या निबंध के कितने प्रकार होते हैं, तो आप कह दीजिए कि निबंध के मुख्यतया 4 प्रकार होते हैं। इसके 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? वर्णनात्मक निबंध। पहला निबंध क्या है? वर्णनात्मक निबंध। यह जो है वह निबंध होता है जिसमें कहीं का कोई भी देखा गया सीन, जैसे चिड़ियाघर देखना या किसी बाढ़ का वर्णन करना, तो कोई दृश्य हो जहां कुछ आप कोई विषय जो है देखे हैं, या कोई कंडीशन हो, कोई परिस्थिति हो, या किसी प्लेस पर गए हुए हैं, या किसी वस्तु के बारे में जब आप वर्णन करते हैं, कहने का मतलब कोई दृश्य हो या परिस्थिति हो या स्थान हो या वस्तुओं के बारे में वर्णन करना हो, तो इस प्रकार के जो निबंध होते हैं क्या कहलाते हैं? वर्णनात्मक निबंध। दूसरा निबंध होता है विवरणात्मक। इसमें जो है देखा गया कोई मेला, देखा गया कोई मैच, या जाड़ा गर्मी बरसात ऋतुओं से संबंधित कोई अवसर आया हो आपके सामने, जब आप उसको जो है लेखन शैली में लिपिबद्ध करते हैं तो उसको हम विवरणात्मक निबंध कहते हैं। विचारात्मक निबंध, ये वे निबंध होते हैं जिसमें किसी घटना या स्थिति पर या समस्या पर हम विचारों का आदान प्रदान करते हैं, पक्ष विपक्ष को सुनते हैं। डिबेट जैसा माहौल जहाँ दिखाई देता हो, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों विचार जहाँ दिखाई दें, वह जो है वह कैसा निबंध होता है? विचारात्मक निबंध होता है। चौथा निबंध है भावात्मक। भावात्मक निबंध में हमेशा भावों की प्रधानता पाई जाती है, या कहिए कि इस प्रकार के जो निबंध होते हैं सूक्तियों पर आधारित होते हैं, कथनों पर आधारित होते हैं। तो ये रहे आपके निबंधों के भेद, निबंधों के प्रकार। अब आपको समस्या नहीं होनी चाहिए कि निबंध कितने प्रकार के होते हैं। ये चारों हैं और चारों के बारे में किस किस तरह की जब घटना होती है या विषय होता है तो हम किस निबंध की कोटि में रखते हैं, ये चारों आपने सुन लिया। इसको ध्यान से सुन लीजिए और ज़हन में अपने रख लीजिए। निबंध को लिखते समय ऐसे नहीं है कि हाँ आपने कलम उठाया और निबंध को लिखना स्टार्ट कर देंगे, नहीं, बल्कि हमें कुछ बातें ऐसी हैं जिनको ध्यान में रखना चाहिए, तभी एक अच्छा निबंध कहलाएगा, या कहिए कि पाठक को तभी पसंद आएगा। क्या? जो निबंध आपको दिया गया है लिखने के लिए, उस निबंध का विषय कैसा है, निबंध से संबंधित जो विषय है उसकी भाषा शैली का हमें ध्यान रखना चाहिए कि किस प्रकार का निबंध है, कैसा विषय है, हम वैसी भाषा और वैसी शैली का प्रयोग करें। रूपरेखा बनाकर, एक डायग्राम बनाकर
हमें जो है अपने विचारों को क्रमबद्ध रूप में जो है प्रस्तुत करना चाहिए। 2 बातें हो गई। तीसरी बात कि जब आप जो है निबंध लिखते समय किसी एक विचारों का प्रस्तुतिकरण कर चुके हैं, अपनी बात को एक बार कह चुके हैं, तो कोशिश करिए कि दोबारा वो रिपीट न हो। कहने का मतलब विचारों का दोहराव नहीं होना चाहिए। तीसरी जो है ध्यान देने योग्य बात हो गई। चौथी बात क्या है? चौथी बात जो है निबंध लिखते समय यह भी ध्यान रखना चाहिए कि विचारों में मौलिकता होनी चाहिए, सच्चाई होनी चाहिए, ऐसी सच्चाई जिसको सभी लोग सरलता से स्वीकार कर लें। ऐसी जो है मौलिक विचार या ऐसा मौलिक विचार पेश करना चाहिए। और साथ साथ जो आपके निबंध की भाषा हो वह कैसी हो? सरल व मुहावरेदार होनी चाहिए। निबंध की जो भाषा होती है कैसी होनी चाहिए? सरल और मुहावरेदार। विचारों में मौलिकता भी होनी चाहिए। ठीक, आगे चलिए। कुछ और बातें हैं, जैसे आपको जितने शब्दों की सीमाएं दी गई हैं, वर्ड लिमिट जितना आपको फिक्स कर दिया गया है, इस चीज़ को ध्यान में रख के निबंध को पूरा करना चाहिए। और आगे देखिए, कुछ बात है कि निबंध लिखते समय हमें स्पेलिंग का, वर्तनी का हमेशा जो है ध्यान रखना चाहिए कि अशुद्धियाँ कम से कम हों, गलतियाँ कम से कम हों और विराम चिन्हों का समुचित प्रयोग होना चाहिए। या कहिए कि स्पेलिंग और पंक्चुएशन, इन दोनों चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। जब आप निबंध को पूरा कर रहे हैं तो आप जो है अपने विचारों में क्रमवार या कहिए कि सिस्टमेटिक जुड़ाव, एक चेन जैसा वातावरण बनाकर रखना चाहिए। इसको कह सकते हैं कि विचारों में तारतम्यता होनी चाहिए। आगे कही जाने वाली बात, जो बात अभी आप आगे कह रहे हैं, उसका जुड़ाव, उसका लगाव, उसका संबंध पीछे के मैटर से होना चाहिए। कहने का मतलब विचारों में तारतम्यता होनी चाहिए। और क्या सावधानी है? कह रहे हैं कि विषय से संबंधित, ऐसा भी माना जाता है कि जो आपको विषय दिया गया है निबंध लिखने के लिए, उससे संबंधित जितने उसके पक्ष होते हैं या जितने उसके पहलू होते हैं, कोशिश करके सब पर विचार करना चाहिए। ये नहीं है कि किसी को आपने वर्णन में ले लिया और किसी को नकार दिया। नहीं, विषय से संबंधित सभी पहलुओं पर विचार होना चाहिए, विचार करना चाहिए। कब? निबंध लिखते समय। और लास्ट में एक पॉइंट और जो है ध्यान देने योग्य है कि जो कुछ भी निबंध को पूरा करने में आपने अब तक जितना कुछ मैटर दिया है, जितना कुछ वर्णन किया है, उसका एक सार रूप, उसका एक अनुच्छेद के रूप में या कहिए कि सारांश के रूप में हमें जो है निष्कर्ष के तौर पर प्रस्तुत करना चाहिए। या कहिए कि निबंध का जो अंत होता है वो किस रूप में होना चाहिए? समरी के रूप में होना चाहिए, जिसको हम उपसंहार या निष्कर्ष कहते हैं। तो बेटा, अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है निबंध को अच्छी तरह से समझ लिए होंगे। इसकी सावधानियाँ, इसके अंग, इसके प्रकार, निबंध के तात्पर्य या कहते किसे इसका भाव, अर्थ, मतलब क्या है, ये सब चीज़ें आप जो है जानने सुनने के बाद मुझे लगता है कि अब अगर आप कभी भी भविष्य में जब भी निबंध लिखने की कोशिश करेंगे तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे और एक अच्छा, एक मौलिक निबंध, एक व्यवस्थित निबंध लिखने की आप कोशिश करेंगे। यही दुआ है हमारी। आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।